बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास। इसका डायरेक्ट शोर सर्विस कमीशन जो है ना वो अनाउंस हो चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसका टेस्ट का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कितने एमसीक्यूज होते हैं, कितने टाइम के अंदर आपने उनको सॉल्व करना होता है, उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस चीज़ में रिलैक्सेशन दी जाती है और किस चीज़ में नहीं दी जाती, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं। व्हाट्सएप का एक फ्री ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। सबसे पहले हम पैटर्न सिलेबस व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं और मैं आके आपको जो है ना बाकी डिटेल प्रोवाइड करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो DSSC की ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, लेकिन साथ साथ पैटर्न और सिलेबस भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कितने MCQs होते हैं और कितने वाला पास होता है, कितने मिनट के अंदर आपने करना होता है। अगर इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो उसमें ये होता है कि डेली जूम ऐप पर क्लासेस होती है, इसको ज्वाइन किया जा सकता है। और इसमें ये होता है कि कंप्लीट वर्बल की इनकी क्लासेस होती है, साथ में PDF के नोट्स होते हैं और साथ में नॉन वर्बल होता है और इनके PDF के नोट्स होते हैं। एकेडमिक आपने खुद करना होता है क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट बेस होता है। तो सब्जेक्ट में आपने कोई भी BS फिजिक्स किया हुआ है, मैथ किया हुआ है, तो आप उसमें एक्सपर्ट हैं, आप उसको बेहतर जानते हैं। साथ में जो है ना कंप्लीट PDF के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और इसमें ये होता है कुछ मॉक टेस्ट होते हैं वेबसाइट पर, वो भी आपसे जो है ना वो लिए जाते हैं और उसका पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो 100% आपकी तैयारी हो जाती है वर्बल और नॉन वर्बल की। ठीक है, एकेडमिक आपने खुद से करना है, मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले होता है आपका वर्बल का टेस्ट। जब वहाँ पर जाते हैं तो वर्बल के अंदर जो MCQs होते हैं ना वहाँ पर वो होते हैं टोटल 84 MCQs और उसको करने के लिए आपके पास 30 मिनट का टाइम होता है। तो 30 मिनट के अंदर आपने करना होता है तकरीबन हर एक MCQs को पढ़ने, रीड आउट करने, उसको समझने, आंसर फाइंड आउट करने का सिर्फ और सिर्फ 22 सेकंड होते हैं। तो वर्बल आपको, इसलिए मैं कह रहा था क्लासेस के अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक्स जो है ना वो सिखाई जाएंगी और सिर्फ 105 वर्बल प्रोवाइड किए जाएंगे और मेरी 100% गारंटी के साथ 105 वर्बल में से आपके 65 लाजमी वर्बल आएंगे वहाँ पर। तो टोटल कितने होते हैं जी? 84। तो 65 और अगले, क्योंकि ट्रिक्स आपको पता होंगी, तो 84 के 84 भी आप ठीक कर सकते हो। उसके बाद जी नॉन वर्बल स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर 64 MCQs होते हैं और इसको करने के लिए जो आपके पास टाइम होता है वो भी 30 मिनट का टाइम होता है। तो दोनों के लिए आपके पास 30 मिनट का टाइम होता है और इसमें कुछ शेप्स होती हैं, वो भी आपको वीडियोस के अंदर बताया जाएगा। और बाकी मेथड, इसका शेप्स जो है वो चेंज हो जाती है, मेथड सेम रहता है। फिर आपका एकेडमिक स्टार्ट हो जाता है। एकेडमिक के अंदर अगर आपको मैं बताऊं कि कितने MCQs होते हैं तो एकेडमिक के अंदर टोटल जो है वो 50 MCQs होते हैं और उसको करने के लिए भी आपके पास 30 मिनट का टाइम होता है। तो ओवरऑल 1.5 जो है ना वो आवर का ये टोटल टेस्ट होता है और इसी टेस्ट के अंदर जो है ना वो आपने अपने जो कितने % वाला पास होता है, वैसे तो बेसिकली आपका 50% वाला जो कैंडिडेट है वो होता है जी पास, लेकिन 50% जो है ना वो पास तो हो जाएंगे लेकिन मेरिट लिस्ट के अंदर नाम नहीं आता। तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए फिर आपको तकरीबन 80 प्लस जो है ना वो मार्क्स तकरीबन चाहिए होते हैं क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम है। तो इस तरह क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने आपको खैर बता दिया सिलेबस, पैटर्न और क्लासेस के बारे में। एक चीज़ मैं भूल गया हूँ बीच में, वो ये है कि व्हाट्सएप का ग्रुप जो है, व्हाट्सएप का ग्रुप अगर आपने ज्वाइन करना है, ये मेरा वैसे व्हाट्सएप का नंबर है 0305630659, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्लासेस के लिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन है तो फिर आप कहाँ पूछेंगे, वो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। साथ में व्हाट्सएप का ग्रुप है एक, वो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, मैं फर्स्ट कमेंट के अंदर भी उसको पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप का ग्रुप अगर ज्वाइन करेंगे तो वो फिर वहाँ से आपको ईजी हो जाएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको वहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं जी सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर www.joinparkarmy.gov.pk। ये ऑफिशियल वेबसाइट आप खुद भी विजिट कर सकते हैं। इसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो 28 ईयर है मैक्सिमम एज, और मिनिमम कोई भी है। और आफ्टर द ग्रेजुएशन क्योंकि आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें मैरिड और अनमैरिड दोनों ही जो है ना वो एलिजिबल है। जेंडर जो है ना वो मेल है, फीमेल वालों के लिए भी जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी वैकेंसी आती है, उनको आप लेडी कैडेट कोर्स कहते हो। अभी 24 अनाउंस होगा, तकरीबन 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो अनाउंस हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया थोड़ा सा ध्यान से देखेगा, 162.5 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर आप में से किसी की भी 162 सेंटीमीटर है तो हमारी 162 सेंटीमीटर भी अगर आप में से किसी की हाइट है 0.5 अगर कम है तो भी वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाइट में कोई भी रिलैक्सेशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी आपका जो वेट है वो कितना होना चाहिए। तो वेट जो है ना वो एज इट लिखा नहीं होता, कंफर्म नहीं होता। वेट इस तरह होता है कि आप इंटरनेट पर जाएं
और वहाँ पर लिखे BMI, जिसको बॉडी मास पर इंडेक्स कहते हैं, और इस पर आपने अपना वेट वहाँ पर बताना है और अपनी हाइट या एज वगैरह बतानी है। तो वो आपको चार्ट देंगे, चार्ट से आप देख सकते हो कि आपका जो वेट है वो आइडियल है, ओवर वेट है आप या अंडर वेट है। अगर तो अंडर वेट होंगे तो फिर कुछ वेट गेन कर लीजिएगा, अगर ओवर वेट होंगे तो कुछ वेट रिड्यूस कर लीजिएगा, और अगर आपका नॉर्मल वेट होगा तो फिर आपने उसको मेंटेन करना है। ये तो चीज़ें होगी जो आपको जो है ना वो सामने लिखी हुई है। उसके बाद ये एलिजिबिलिटी कंडीशन को आपने ध्यान से देखना, ये वाला सेकंड वन वाला जो ऑप्शन है, क्योंकि इसी के बारे में ही आपका सारा डिपेंड करेगा। उसमें सबसे पहले हमारे पास ये जो है ना वो क्राइटेरिया आ जाता है। इसमें देखिए जी क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए, इसको ध्यान से आपने देखना कि कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि आपके यहाँ पर कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें यह कि MA MSc या BS वगैरह जिसने भी किया होगा, यहाँ पर जिसने भी MA MSc या BS किया होगा वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये एजुकेशन कोप है, इसके अंदर फिजिक्स वाले कर सकते हैं, मैथ वाले, जियोग्राफी वाले, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडी या अरेबिक, साथ में मैनेजमेंट साइंस, लाइब्रेरी साइंस, पार्क स्टडी और एजुकेशन। ये तकरीबन 11 हमारे पास सब्जेक्ट बनते हैं, तो ये आप एजुकेशन कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जिन्होंने MA किया होगा, MSc की होगी या BS भी किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप में से MPhil वाला होगा या PhD वाले होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाती है, उनको बोनस पॉइंट दिए जाते हैं, तो उनके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद जी अगर LLB की बात करें तो वो आप देख सकते हैं जी LLB की क्वालिफिकेशन है, नीचे कुछ और है, क्योंकि इसमें कम कैंडिडेट्स आते हैं, तो वो जो है ना वो आपको मैं नीचे दिखा देता हूँ, इसको आप खुद ही जो है ना वो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ही हमारे पास ये कोर्प्स ऑफ द रिमाउंट और वेटरनरी एंड फार्म्स ऑफिसर आता है, और उसके बाद जी इसी आप सब DVM वगैरह MSc वगैरह ये पढ़ लीजिएगा। अभी हमारे पास जो आ जाता है मेन चीज़ वो आ जाती है जी यहाँ पर ये साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जो हमारे पास है ना वो इस वक्त BS वाले अप्लाई नहीं कर सकते, साइकोलॉजिस्ट जो है वो और सिर्फ जो जिन्होंने MSc की हुई है ना वो कर सकते हैं। साथ में जो ना क्राइटेरिया का लिखा हुआ है कि एक आपने ध्यान में रखना है कि 1 मई से आपने अपनी एज को कैलकुलेट करना है। अभी अगर आप में से किसी की भी एज 27 ईयर और कुछ भी मंथ है और 1 मई तक अगर वो 28 ईयर से अबव चला जाता है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। आपने जिस दिन अप्लाई करे उस दिन की डेट नहीं देखनी, डेट आपने कब तक अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है, 1 मई 2024 तक जो है ना आपने चेक करना आप कितने साल के हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछे कि भाई 1 मई 2024 को आप कितने साल के हो जाओगे, तो वो आपकी असल एज है। उसके बाद ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें MBA वाले, MS वाले, फाइनेंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। MS इकोनॉमिक्स जो है वो 18 ईयर ऑफ एजुकेशन जो MS होता है आफ्टर द BS वगैरह, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास आ जाती हैं जी इसकी रिक्वायरमेंट्स, जो आपने प्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले ये कि मिनिमम, इसको थोड़ा सा समझिएगा, बाज़ का जो है ना वो काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। एक तो वो जिनका एनुअल सिस्टम है, जिनका एनुअल सिस्टम है ना उनके कितने होने चाहिए, 60% होने चाहिए। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा होता है कि परसेंटेज में बताई जाती है। अगर परसेंटेज में CGPA का हिसाब है तो 2.4 जो है ना वो 2.5 वो मिनिमम जो है ना हमारे पास होना चाहिए। 2.5 जो है ना वो ये, और 60% कितने होने चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन परसेंटेज के हवाले से, और 2.5 CGPA के हवाले से। इन साइंस सब्जेक्ट्स और 50% जो है ना इनके ये आर्ट्स वाले हैं। अभी जो हमने पढ़ा ये साइंस सब्जेक्ट था, और अभी जो हम आगे जो जा रहे हैं वो कौन से होंगे, वो आर्ट सब्जेक्ट होंगे। आर्ट सब्जेक्ट में आपका जो GPA है वो 2.0 होना चाहिए, 2.0 जो आर्ट्स वाले हैं, और 55% जो ना वो इनका मिनिमम है अगर परसेंटेज के हवाले से ये वाले। उसके बाद ये HEC से रिकग्नाइज होनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी, ऐसे नहीं है कहीं से भी पढ़ के आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर। उसके बाद मिनिमम CGPA जो है वो 2 है आउट ऑफ 4 से, किन के लिए, और 50% मार्क्स एनुअल सिस्टम फॉर लॉ ऑफिसर और साइकोलॉजी। लॉ और साइकोलॉजी वालों के लिए 2 डिफरेंट क्राइटेरिया है, उनके अगर 2 भी CGPA तो वो चल जाएगा। उसके बाद एक जो चीज़ मेन है वो हमारी ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो है वो ये है कि नो 3rd डिवीजन द ग्रेड D, ओनली 1 2nd डिवीजन। 3rd डिवीजन तो होनी ही नहीं चाहिए। अब 3rd डिवीजन से क्या मुराद है, यह कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट और जो आपका BS लेवल है, इन तीनों के अंदर जो ओवरऑल रिजल्ट बनता है उसकी परसेंटेज निकाल लें तो उसके अंदर 3rd डिवीजन नहीं बननी चाहिए। 1 2nd डिवीजन जो है ना वो काबिल कबूल है, आपकी मैट्रिक में 2nd डिवीजन है या इंटरमीडिएट में या BS लेवल पर। और एक चीज़ बता दूं कि जब आपका सेमेस्टर सिस्टम होता है तो सेमेस्टर में मिसाल के तौर पर किसी सब्जेक्ट में आपका D लग गया है तो वो उसका कोई इशू नहीं है। ओवरऑल जो आपका CGPA बन रहा है
उसको अगर एग्रीगेट करें तो वो डी ग्रेड पे जाके ना फॉल करे, उसकी डिवीजन डी ग्रेड में ना आए। सब्जेक्ट में आपका एफ भी लगा हुआ है तो कोई इशू नहीं, उनको सब्जेक्ट वाइज उनको ओवरऑल रिजल्ट से लेना देना है। चाहे आपने इम्प्रूव भी किया हुआ है ना तो आपके अच्छे मार्क्स हैं तो भी अच्छी चीज़ है, आपका वही फाइनल है। उसके बाद ये MPhil MS PhD वाला है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया। और कैंडिडेट्स ओनली ग्रेजुएटेड फ्रॉम द HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज, अगर रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, अगर फॉरेन वगैरह से जो है वो पढ़े हुए हैं। उसके बाद ये आपने जो ना अपने सारे इंटायर एजुकेशन मैट्रिक टिल MA, इसमें सारा, इसका मतलब ये एंड वाले का मतलब ये है कि आपने कोई चीज़ स्किप ना की हो, अब मैट्रिक वगैरह MA वगैरह सारा कुछ जो है ना वो आप तरतीब से किया हो। अगर किसी के कोई गैप है तो वो भी कोई इशू नहीं है। अब ये तो हमारी थी क्वालिफिकेशन, ये थी मेन एलिजिबिलिटी कि कौन कौन लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इन एलिजिबिलिटी कंडीशन के अंदर कोई इतना खास नहीं होता, मैं वैसे आपको बता देता, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। इसमें ये होता है कि अगर आपने ISSB 2 टाइम दे चुके हैं और वो नोट रिकमेंड है, ट्वाइस नोट रिकमेंड बाय द इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वो नहीं अप्लाई कर सकते। आप किसी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय थे इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पर किसी भी प्राइवेसी पॉलिसी के वायलेशन की वजह से वहाँ से रिमूव कर दिया गया, आपको टर्मिनेट कर दिया गया, तो अप्लाई नहीं कर सकते। किसी भी आर्मी के इंस्टीट्यूशन से आपने बॉन्ड साइन किया था, वहाँ से आपको टर्मिनेट कर दिया गया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर है। और एक ये 120 डेज़ का गैप होता है कि अब आपने पहले किसी फोर्सेस की ISSB दी है तो उस ISSB से शॉर्ट कोर्स की ISSB के दरमियान 120 डेज़ का गैप होना लाजमी है। उसके बाद ये आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर आ जाता है जिसमें आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो किस तरह कर सकते हैं मैं आपको बता दूंगा। आप www.joinpakarmy.gov.pk इस वेबसाइट पे जाके, जो कि ओपन है, उस पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ में इंटरनेट या उधर भी जाके आप जो है कर सकते हैं। ये आपका आ जाता है जी एकेडमिक टेस्ट जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मेडिकल टेस्ट आ जाता है, फिर फिजिकल टेस्ट आ जाता है। फिजिकल के अंदर ये क्राइटेरिया 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होती है 9 मिनट के अंदर, और फिर पुशअप्स होते हैं 10, और फिर सिटअप, फिर चिन अप। अब ये सारी चीज़ें जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको विद पिक्चर्स जो है ना वो शो कर दूंगा। फर्दर जो सिलेक्शन है उसके अंदर ये होता है कि अगर आप ISSB से रिकमेंड होते हैं तो फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के बाद 6 मंथ की पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के अंदर, काकुल के अंदर, PMA के अंदर आपकी ट्रेनिंग होगी। और उसके बाद ये हमारे पास टैक्स और यहाँ पर आ जाते हैं जी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, और इसको आपने ध्यान से देखना है। कैंडिडेट्स विल डिपॉजिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद आर्मी सिलेक्शन एंड द रिक्रूटमेंट सेंटर ASNRC। तो जब भी आप टेस्ट देने जाएंगे अपना इनिशियल, तो उसके अंदर आपने क्या करना है जी, ये जो ना वो डॉक्यूमेंट्स वो लेके जाने हैं। सबसे पहले ये कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपने लेके जाना है, मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, और जो डिग्री होगी आपकी, 3 चीज़ें होगी। और उसके बाद डिटेल मार्कशीट, यानी कि अगर आपके पास ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड है, या फिर जैसे सनद होती है, जैसे मैट्रिक की सनद होगी जो कि बोर्ड से आपको मिलती है, और इंटरमीडिएट की सनद होगी, डिग्री वगैरह तो आपके पास एक ही होती है, वो आपने साथ में अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ करवानी है। अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ जो है ना वो आपने 17 स्केल से आगे 17 स्केल वाला भी कर सकते हैं। इससे ऑनवर्ड जितने भी गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, क्लास 1 के ऑफिसर जिसको आप कहते हो, तो उनसे आपने जो है ना वो अटेस्टेड करवाना होता है। एक साइड से अटेस्टेड करवाना, कुछ होती है चीज़ें जो कि ड्यूली अटेस्टेड होती हैं फ्रंट और बैक से, तो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सी होती है। खैर, ये जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डिटेल मार्कशीट, इनकी फोटो कॉपीज़ 2-2 3-3 करवा लीजिएगा, साथ में वो ऑफिसर से अटेस्टेड करवा लीजिएगा। चाहे वो एजुकेशन का ऑफिसर हो, कोई किसी भी बैंक वगैरह का हो, कोई ज़राअत का हो, कुछ का भी हो, लेबर वगैरह का भी हो, तो आप वहाँ से करवा सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास कैंडिडेट्स ये वो हैं जो कि किसी भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के अंदर एम्प्लॉय है, तो वो अपना NOC लेके जाएंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और उसके अलावा जी अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द डोमिसाइल, आपने अपने डोमिसाइल की भी फोटो कॉपीज 2 करवानी है, और उसको भी अटेस्टेड करवाना है, ये भी एक तरफ से करवानी है। फोटो कॉपीज ऑफ द कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड अलॉन्ग विद द वेरिफिकेशन स्लिप ऑब्टेन्ड बाय द नादरा, इसकी जो वेरिफिकेशन स्लिप होती है विद द जो आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसकी फ़ोटो कॉपीज़ भी करवा लीजिएगा, उसको भी आपने जो है ना वो अटेस्टेड करवाना है, फ़ोटो कॉपीज़ को भी करवाना है उसकी। ये सारी एक एक तरफ से आपने करवानी है। यहाँ से आपकी जो है ना वो डबल फोटो कॉपी, डबल अटेस्टेशन का सिलसिला स्टार्ट होता है कि 6 कलर्ड फोटोज़ ड्यूली अटेस्टेड फ्रंट एंड बैक, फ्रंट और बैक से दोनों तरफ से आपने 6 जो है अपनी फ्रेश फोटोज़ लेके, यानी फ्रेश, ये मेरी बात में रखिएगा, पुरानी ओल्ड वाली नहीं, तो फ्रेश फोटोज़ बना के उसको फ्रंट एंड मतलब फेस टाइप से, फ्रंट से भी और बैक से भी, दोनों तरफ से अटेस्टेड करवा लेनी है।
उसके बाद ये वाली जो डिग्री का रोला है ना, ये आपकी डिग्री, एक तो डिग्री जो आपको मिलती है ना वो वेरीफाई नहीं हुई होती, तो आपने दोबारा से HSC की तरफ जाना और ड्यूली वेरीफाइड करवाना, उसको फ्रंट और बैक दोनों तरफ से स्टम्प्स वगैरह लगवानी है, तो वो HSC से आप रिकॉग्नाइज जो है ना आप अपनी यूनिवर्सिटी को जो है ना वो उधर से भी ये वहाँ से सेंड हो सकती है या आप डायरेक्टली भी करवा सकते हो। उसके बाद बाकी ये एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह और एक्सपायरेशन जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो वो वहाँ पर काबिल कबूल नहीं होगा, तो उसमें ये है कि आप उसको रीन्यू करवाएं, री इशू करवाइए और वहाँ पर फिर दोबारा जो है ना उस उधर सबमिट करवाइएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर ये होता है कि जो भी कैंडिडेट जो फाइनली सेलेक्ट हो जाएगा वो 7 ईयर का बॉन्ड साइन करेगा और उसके बाद फिर वो उनको सर्व करेगा। बाकी 6 मंथ की PMA काकुल के अंदर ट्रेनिंग होती है, और भी ट्रेनिंग का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग 6 मंथ की आपकी होती है। तो ये सारा कुछ प्रोसीजर था, और यहाँ पर ज्वाइन ना हुआ है इस पर आप अगर क्लिक करें तो यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा इसमें जो फॉर्म होता है वो आ जाता है जिस पे आप अपना अप्लाई करेंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। और कुछ चीज़ें जो है ना आपकी जो मेडिकल है, फिजिकल है, वो सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद द पिक्चर जो है ना बताऊँगा। ये आपका फॉर्म है जी, इस पर आपने अपनी सारी चीज़ें फिल करनी है, मैं आपको ये दिखा दूँगा किस तरह फिल करके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।